यह क्या कर डाला आपने पिताजी? मेरी शादी ऐसी काली कलूंटी गंवार लड़के से करवाकर तो आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। आर्यन ने अपने पिता शशिकांत जी की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आग थी और होठ कांप रहे थे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं सिटी की किसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और आपने मेरे माथे मर दी यह गांव की लड़की, ना शक्ल ना सूरत। आर्यन की आवाज़ में तलखी थी। कल ही तो उसकी अवनी से शादी हुई थी और आज वह अपने माता पिता के सामने इस प्रकार गुस्से में खड़ा था जैसे कोई जंग लड़ने को तैयार हो। आर्यन का गुस्सा देखकर शशिकांत जी के माथे पर चिंता की रेखाएं खींच गई। उन्होंने गहरी सांस ली और सहमित स्वर में कहा, बेटा, तू जो बोल रहा है वह सब कुछ गुस्से में बोल रहा है। अवनी अब तेरी पत्नी है, वह अच्छी पढ़ी लिखी है, उसे एक मौका दे, उसे समझ। उसका रंग सांवला हो सकता है लेकिन उसका दिल और चरित्र बेदाग है। शादी हुई है उसे तुम्हारी। यह रिश्ता कोई मजाक नहीं, एक पवित्र बंधन है। पवित्र बंधन? आर्या ने तंज कसते हुए बीच में टोक दिया। कैसा बंधन पिताजी? यह बंधन तो मेरे गले का फंदा बन गया है। मैंने आप पर भरोसा किया था, सोचा था कि आप मेरे लिए जो फैसला लेंगे अच्छा ही होगा, लेकिन आपने तो मेरे सपनों को कुचल दिया। एक गांव की लड़की जो किसी भी एंगल से मेरी पत्नी बनने लायक नहीं थी, उम्र भर के लिए आपने उसे मेरे साथ बांध दिया। मेरे दोस्त जब मुझे उसके साथ देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पर। शशिकांत जी ने कुर्सी पर पीठ टिकाई और आर्यन को गौर से देखा। उनकी आवाज़ में अब थोड़ी सख्ती थी। आर्यन बेटा, समझने की कोशिश कर, रंग रूप से जिंदगी नहीं चलती। मैंने अवनी को देखा है, वह मेहनती है, समझदार है और सबसे बड़ी बात उसमें वह गुण और संस्कार है जो आजकल की लड़कियों में कम ही दिखते हैं। संस्कार? आर्यन ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी, संस्कारों से घर नहीं चलता। मैंने तो सिर्फ एक ऐसी लड़की चाही थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और आपने मुझे यह सौंप दी जो ना शख्स से अच्छी है ना सूरत से। आपने मेरी जिंदगी का फैसला अपने हाथ में ले लिया, लेकिन मेरी भावनाओं का आपको कोई ख्याल नहीं आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन की माँ वंदना जी, जो अब तक चुपचाप रसोई के दरवाजे के पास खड़ी थी, आगे आई। उनकी आवाज़ में ममता थी लेकिन आर्यन की बातों पर नाराजगी भी। बेटा, अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकाल। अवनी अभी कल ही इस घर में आई है, उसके बारे में तो सोच, उस पर क्या बीत रही होगी। और बेटा, हमने जो किया तेरे लिए ही किया। तेरे पिताजी ने सोच समझकर यह रिश्ता तय किया। तू एक बार उससे बात तो कर, उसे जान तो ले। माँ आप भी पिताजी की हाँ में हाँ मिला रही है। मुझे उससे क्या बात करनी है जब वह मेरे लायक ही नहीं है। मुझे यह शादी मंजूर नहीं। वह कुर्सी पर थम से बैठ गया। उसका सारा गुस्सा अब थकान में बदल गया था। शशिकांत जी ने एक गहरी नज़र आर्यन पर डाली और फिर उठकर उसके पास गए। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मैं समझता हूँ कि तेरे अंदर अभी गुस्सा है, लेकिन यह गुस्सा सच को नहीं बदल सकता। अवनी अब इस घर की बहू है। तुम उसे ठुकरा रहे हो, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछ, क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ है? मैंने उसे चुना क्योंकि मुझे उसमें वह गुण दिखे जो इस घर को रोशन कर सकते हैं। तुम वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए बैठा रहा। उसके मन में तूफान थमा नहीं था। कमरे के एक कोने में अवनी खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में कसकर झगड़ा हुआ था। उसकी आंखें नम थी लेकिन आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। शशिकांत जी ने अवनी की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटी, तू रसोई में जा और आर्यन के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर ला। उनकी आवाज़ में अपनापन था, जैसे वह उसे इस तनाव से दूर करना चाहते हो। अवनी ने सिर हिलाया और चुपचाप चली गई, लेकिन जब चाय बनाकर लाई तब तक आर्यन बाहर निकल गया था। यह कहकर, आप ही पीजिए अपनी प्यारी बेटी के हाथ की चाय, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ माँ, जो उसके सो कौट संस्कार और गुण हैं ना, उनका आप अचार डालिए और खिलाइए अपने पति देव को। मैं आज ही बेंगलुरु वापस जा रहा हूँ। शशिकांत जी का दिल धक से रह गया। रुआसी आवाज़ में वह बोले, वंदना, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आर्यन की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ले बैठा। घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया।
करीब 6 महीने पहले की बात थी, जब शशिकांत जी के पास उनके बचपन के दोस्त हरिशंकर जी की बीमारी का समाचार पहुंचा था। तो शशिकांत जी उनसे मिलने तुरंत अपने पुश्तैनी गांव दौड़े चले गए थे। पिछले कुछ महीनों से हरिशंकर की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। शशिकांत और हरिशंकर की दोस्ती दोस्त को पुरानी थी। वह दोस्ती जो खेतों में काम करने से शुरू हुई थी और जिंदगी के हर सुख दुख में गहरी होती चली गई थी। बाद में शशिकांत जी गांव छोड़कर सिटी में बस गए थे, परंतु अक्सर अपने मित्र से मिलने आया करते थे और घंटों बातें किया करते थे। लेकिन जब हरिशंकर बिस्तर पर थे और उनकी सांसें भारी थी और चेहरे पर एक अनकही चिंता झलक रही थी, शशिकांत ने चौखट पार की और हरिशंकर के पास पलंग पर बैठ गए। कैसा है हरिशंकर? आज सुबह दवाई ली थी ना? अपने दोस्त को इस हालत में देखकर शशिकांत जी का कलेजा मुंह को आने लगा था। हरिशंकर जी ने एक असहाय मुस्कान दी और धीरे से कहा, हाँ शशि, दवाई तो ले रहा हूँ, पर यह दवाएं भी पता नहीं क्यों कोई असर नहीं दिखा रही। मुझे चिंता तो बस मेरी बेटी की है। अवनी अब जवान हो गई है, उसकी माँ तो पहले ही चली गई और अब मैं भी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। शशिकांत ने हरिशंकर का हाथ थाम लिया। तो चिंता मत कर, अवनी को मैं अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, उसे कोई कमी नहीं आने दूंगा। हरिशंकर ने गहरी सांस ली और पलंग पर थोड़ा ऊपर सरकने की कोशिश की। अवनी उस वक्त आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसकी सांवली त्वचा पर धूप पड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक सादगी और मासूमियत थी। हरिशंकर ने कमजोर हाथ से शशिकांत का हाथ थामा और धीरे से कहा, शशि, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। तू मेरा दोस्त है, तुझ पर मुझे भरोसा है। अवनी की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपना चाहता हूँ। शशिकांत जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू चिंता मत कर, अवनी को मैं अपनी बेटी से भी बढ़कर समझूंगा। उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। हरिशंकर जी की आंखें भर आई। उन्होंने शशिकांत जी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शशि, तूने मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं चैन से जा सकूंगा। कुछ हफ्तों के बाद हरिशंकर जी की मृत्यु हो गई। शशिकांत जी ने अपने वचन को याद रखा और इस बारे में अपनी पत्नी वंदना को बताया। वंदना को भी उनकी बात समझ आई। उस वक्त आर्यन बेंगलोर में था। उसकी नई नई नौकरी लगी थी। शशिकांत जी ने आर्यन को फ़ोन किया, बेटा, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। मेरे दोस्त हरिशंकर की बेटी अवनी है ना, बड़ी ही संस्कारी बच्ची है। तेरी माँ और मैंने उसे बहू बनाने का फैसला कर लिया है। आर्यन ने दूसरी ओर नाराजगी भरे लहजे में कहा, पापा, यह क्या बात हुई? गांव की लड़की? मैंने तो कहा था कि मुझे सिटी की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। आपने मुझसे पूछा तक नहीं। शशिकांत जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैं अपने दोस्त की मृत्यु से पहले ही उसे वचन दे चुका हूँ। हरिशंकर मेरे बचपन का दोस्त था। उसने मुझ पर भरोसा किया था। तुम एक बार अवनी की तस्वीर तो देख लो, फिर बात करना। आर्यन ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी। शशिकांत जी ने अवनी की तस्वीर भेजी। तस्वीर में अवनी मुस्कुरा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत नैन नक्श और प्यारी सी मुस्कान देखकर आर्यन तो जैसे उस पर मोहित हो गया। उसकी सांवली त्वचा तस्वीर में धूप की वजह से ठीक से दिख नहीं रही थी। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, यह बुरी तो नहीं है, पिताजी की पसंद तो अच्छी है। सोचते सोचते उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। अवनी की तस्वीर देखने के बाद आर्यन ने दिल से उसे अपना मान लिया। दिन बीतते गए और वह मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगा। चेहरे पर एक मुस्कान लिए अवनी की तस्वीर आंखों में बसाए वह घंटों रोमांटिक गाने सुनता, दिल में एक अनजानी सी उमंग लिए। फिर आया शादी का दिन। मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ फैली चमक दमक ने माहौल को जादुई सा बना दिया था। और फिर जब अवनी सज धज कर दुल्हन के जोड़े में उसके सामने आई, तो आर्यन का दिल एक पल के लिए थम सा गया। आज मेकअप और गहनों में वह सचमुच इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आर्यन तो उसे देखता ही रह गया। मेकअप ने उसके सांवले रंग को काफ़ी हद तक छिपा दिया था। शादी की सारी रस्में धूमधाम से पूरी हुई और विवाह संपन्न हो गया। जब आर्यन और अवनी
ने पति पत्नी के रूप में घर के अंदर कदम रखा तो वंदना जी की आंखें खुशी से छलक उठी। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों की नज़र उतारी, अवनी के माथे को चूमा और दोनों के सर पर हाथ रखते हुए ढेर सारी दुआएं दी। खुश रहो, सदा सुखी रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। शशिकांत जी एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून की रेखाएं साफ झलक रही थी। एक तरफ उनके बचपन के दोस्त हरिशंकर का वचन पूरा हो गया था, तो दूसरी ओर अवनी जैसी संस्कारी बहू उनके घर की शोभा बढ़ाने आ गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, हरिशंकर, तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू है, तू जहाँ भी है चैन से रहना। उनकी आंखों में नमी थी पर होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान। परंतु जल्द ही यह संतुष्टि बेचैनी में बदल गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर में दाखिल हुई, घर में जैसे एक तूफान सा आ गया। आर्यन ने अवनी को बिना मेकअप के देखा तो उसका सांवला रंग देखकर उसे एक झटका सा लगा। जिस प्यारी सी अवनी को उसने दिल में बसाया था वह अब उसे एकदम अलग लग रही थी। हालांकि अवनी यूं भी अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका सांवला रंग आर्यन के लिए एक दीवार बन गया। एक ऐसी दीवार जिसने अवनी की बड़ी बड़ी आंखों, उसके खूबसूरत नैन नक्श और प्यारी सी मुस्कान को ओझल कर दिया। उसे नजर आ रहा था तो केवल उसका सांवला रंग। उसे अचानक अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी। वो दिन जब उसने अपनी शादी तय होने की खबर सुनाई थी। बेंगलुरु के एक कैफ़े में कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच आर्यन ने अपने दोस्तों राकेश और अजय को बड़े उत्साह से बताया था, यार मेरी शादी पक्की हो गई, पिताजी ने लड़की पसंद की है। कहते हुए उसने अपने दोस्तों को मोबाइल में अवनी की फ़ोटो दिखाई थी। राकेश ने मुंह चढ़ाते हुए कहा था, क्या बात कर रहा है आर्यन, तेरी शादी तय हो गई तो लड़की से मिला तो है ना? अरे नहीं यार, बस फोटो देखी है। एक फोटो देखकर तू शादी के लिए कैसे मान गया? कम से कम एक मुलाकात तो कर लेता लड़की से, राकेश ने कहा। तो अजय ने हंसते हुए कहा, अरे कहीं फोटो में गोरी चिट्ठी दिख रही हो और असल में कुछ और निकले तो? आजकल फोटोशॉप का जमाना है भाई। आर्यन ने कॉफ़ी का घूंट लिया और आत्मविश्वास से जवाब दिया, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे पिताजी ने लड़की को देखा है, वह किसी ऐसी वैसी लड़की से तो मेरी शादी कराने से रहे, उनकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अब राकेश और अजय की वही बातें आर्यन के दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रही थी। कितने ही बार उसने खुद को कोसा, काश मैंने अपनी शादी से पहले अवनी को एक बार देख लिया होता, उससे बात कर ली होती। गुस्सा अब उसके सीने में उबाल मार रहा था। शशिकांत जी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, बेटा अवनी एक समझदार और संस्कारी लड़की है, उसे समय दो, उसे समझो। आर्यन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, पिताजी आप अपने पुराने ख्यालों में ही जीते रहिए, मुझे तो बस अब इस शादी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना है। यह सुनकर अवनी का दिल चकनाचूर हो गया। आंसू पीकर वह वहीं खड़ी रही। वंदना जी से यह सहन नहीं हुआ। वह आर्यन से बोली, बेटा यह तुम्हारी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम पसंद आने पर फेंक दो। लेकिन आर्यन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसी दिन वह वापस बेंगलुरु चला गया बिना अवनी को अपने साथ ले जाए। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अवनी अब उस घर में बहू से अधिक एक बेटी बन गई थी। शशिकांत जी और वंदना जी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया था कि अवनी को यह एहसास न हो कि वह इस घर में अकेली है। लेकिन शशिकांत जी के मन में आत्मग्लानि थी कि अवनी को अपनी बहू बनकर कहीं न कहीं वह उसके साथ अन्याय कर बैठे। इस बात को पूरा 1 महीना बीत चुका था। आर्यन का गुस्सा अब कुछ कम हुआ था, लेकिन नाराजगी अभी दूर नहीं हुई थी। शशिकांत जी ने कठोर स्वर में कहा, बेटा बहुत हुआ, अब यह शादी कोई मजाक नहीं है जिसे तुम नकार सको। अब तुम अवनी को अपने साथ बेंगलुरु ले जाओ, वह तुम्हारी पत्नी है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। उसकी आवाज़ में आदेश था तो आर्यन टाल नहीं सकता था। पिताजी लेकिन मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा, या तो तुम यहाँ आकर उसे लेकर जाओ या फिर मैं उसे लेकर बेंगलुरु आ जाता हूँ। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था, उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाना ही था। वह जानता था कि पिता के इस हुक्म को टालना मुश्किल है। नहीं, मैं ही आ जाऊँगा, आर्यन ने विवश होकर कहा। तो शशिकांत जी कड़क स्वर में बोले, और हाँ, मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
यह मेरी आखिरी चेतावनी है। 3-4 दिन के बाद आर्यन वापस लौटा। शशिकांत जी के हुक्म के आगे वह बेबस हो चुका था और उखड़े मन से अवनी को साथ ले जाने को मजबूर था। अवनी के साथ लौटते समय आर्यन का मन बेहद उथल पुथल में था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके भीतर एक अजीब सी घुटन थी। ट्रेन में बैठे हुए उसका मन बार बार एक ही ख्याल में उलझ रहा था। उसका दोस्त राकेश, अजय और नरेश शादी में किसी वजह से नहीं आ सके थे। अभी तक उन्होंने अवनी को देखा नहीं था, पर अब बेंगलुरु में मुलाकात तो होगी ही। जब वह अवनी को देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो सोचता और उसके दिल में कड़वाहट भर जाती। राकेश तो सोनाक्षी को लेकर इतराता फिरता है। उसकी पत्नी है भी तो कितनी गोरी और सुंदर। अजय की सीमा, वह भी तो किसी मॉडल से कम नहीं। सोचते हुए उसने अवनी की ओर देखा। उनके सामने तो अवनी कुछ भी नहीं। उसके मन में एक तस्वीर उभरती। उसके दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नियों को बड़े गर्व से सभी से मिलवाते हैं और वह अवनी को साथ लेकर बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी अजीबोगरीब जोड़ी है हमारी। वो मन ही मन बड़बड़ाया। अगर दोस्त घर आने की बात करेंगे तो कोई बहाना बना दूंगा। कह दूंगा अभी सेटल नहीं हुए, या यह कह दूंगा कि अवनी की तबीयत ठीक नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, वह खुद को समझा रहा था, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आखिर अवनी आर्यन के साथ बेंगलुरु पहुंच गई। आर्यन का छोटा सा फ्लैट जो अब तक अस्त व्यस्त पड़ा था, कपड़े इधर उधर, बर्तन सिंक में जमा और सामान बिखरा हुआ। अवनी ने थकान उतारने के बाद चुपचाप सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। आज आर्यन ऑफिस से जानबूझकर देरी से आ रहा था। उसके चेहरे पर बेरुखी साफ झलक रही थी, लेकिन घर पहुंचकर देखा तो घर पूर्ण रूप से व्यवस्थित दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर उसने कुछ कहा नहीं। उसका गुस्सा अब भी सुलग रहा था। अवनी ने उसके लिए गर्मा गर्म पुलाव और साथ में पनीर की सब्जी बनाई थी। मेज पर खाना सजा देखकर वो ठिठक गया। यह सब करने की जरूरत नहीं थी, उसने ठंडे लहजे में कहा। अवनी ने हल्के से सिर झुकाकर जवाब दिया, आप थक कर आए हैं, कुछ अच्छा खा लीजिए। आर्यन चुपचाप खाने बैठ गया, पर उसका मन अब भी उलझा था। यह सब करके क्या साबित करना चाहती है, वह सोच रहा था, पर खाने का स्वाद उसे पसंद आया। अवनी आर्यन के मन की उथल पुथल को भांप रही थी। उसकी चुप्पी, उसकी ठंडी नजरें और वह बेरुखी। वह समझ चुकी थी कि उसका पति उसे दिल से नहीं अपनाना चाहता। खाना खाने के बाद आर्यन कमरे में गया और अपना तकिया लेकर सोने के लिए सोफे पर आ गया। फिर अवनी कमरे में जाकर खूब रोई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सिलाई कढ़ाई जानती थी, खाली समय में वही करने बैठ जाया करती थी। अपना दिल लगाए रखने के लिए किसी न किसी काम में मशगूल रहती। उस छोटे से फ्लैट को अपने कुशल हाथों और कल्पना शक्ति से एक खूबसूरत आशियाने में बदल दिया था उसने। आर्यन कई बार लौटते वक्त अपने साफ सुथरे घर को देखकर ठिठक जाता। वह उसके मन में तारीफ उभरती, पर होठों तक आते आते वह उसे वापस निकल जाता। अवनी की पाक कला तो जैसे जादू थी। कभी मसालेदार पाव भाजी बनाती तो कभी शाही पनीर। सासू माँ से फ़ोन करके आर्यन की पसंद और नापसंद के बारे में सारी जानकारी ले लेती थी। खाना देखकर आर्यन की भूख जैसे दोगुनी हो चली थी। सुबह नहाने जाता तो बाथरूम ऐसे साफ सुथरा दिखाई देता मानो किसी 5 स्टार होटल का बाथरूम हो। यह समर्पण उसके मन में सम्मान की हल्की सी चिंगारी जलाता, पर अगले ही पल वह कटुता वापस लौट आती। यह सब कोई तो नौकरानी भी कर सकती है, वह खुद से ही बड़बड़ाता और अपने दिल को फिर से पत्थर सा बना लेता। आज रविवार था। सुबह की चाय के साथ अवनी ने गर्मा गर्म पोहे परोसे थे। आर्यन चुपचाप खा रहा था, तभी शशिकांत जी का फोन आया। हाँ बेटा आर्यन, सब ठीक तो है? हमारी बहू का ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? उनकी आवाज़ में प्यार के साथ हल्की शक्ति थी। आर्यन हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ पिताजी, सब ठीक है। फिर फ़ोन अवनी को थमा दिया। लो बात कर लो। अवनी ने फ़ोन लिया। हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप और माँ कैसे हैं? उसकी आवाज़ में गर्म जोशी थी, जो आर्यन को कहीं अंदर तक छू गई, पर वह अनजान बना रहा। अभी बात चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। आर्यन ने चौंक कर दरवाज़ा खोला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके तीनों दोस्त राकेश, अजय और नरेश अपनी अपनी सजी धजी पत्नियों के साथ खड़े थे।
सोनाक्षी लाल रंग की ड्रेस में गजब ढा रही थी। सीमा स्टाइलिश जींस टॉप में किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं दिख रही थी और काव्या का ट्रेंडी कुर्ता उसके फैशन सेंस की गवाही दे रहा था। आर्यन का दिल घबरा रहा था। उसकी पत्नी अवनी के मुकाबले उसके दोस्तों की पत्नियां कहीं ज़्यादा आधुनिक और ग्लैमरस थी। उसके मन में तूफान उठा। वह सब अवनी को देखकर क्या सोचेंगे? क्या यही थी वह खूबसूरत दुल्हन जिसे मैंने अब तक दुनिया से छिपा रखा? आज तो पक्का मेरा मजाक बनने वाला है। घबराहट उसके चेहरे पर छा गई, पर उसने फौरन खुद को संभाला। होठों पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, अरे वाह, क्या सरप्राइज है यार। आओ आओ, अंदर आओ। हाँ भाई, आज तो खास तौर पर भाभी जी से मिलने के लिए आए हैं हम लोग। तूने तो अपने घर बुलाया नहीं। हमने सोचा क्यों ना हम ही सरप्राइज दिए थे। राकेश ने ठहाका लगाते हुए कहा और सब बैठक में दाखिल हो गए। बैठक में बैठते ही राकेश ने नजरें घुमाई और हैरानी से कहा, यार तेरा घर तो पहचान में भी नहीं आ रहा। लगता है शादी के बाद तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अजय भी दीवार पर करीने से लगी तस्वीरें, सुंदर सजावट और सुव्यवस्थित फर्नीचर देखकर चौंक गया। पहले तो तेरा घर ऐसा सजा धजा नहीं होता था। यह सब भाभी जी का कमाल है। सही कहा ना मैं? आर्यन कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही अवनी कमरे में आई। लाल रंग की साड़ी में, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर मुस्कान लिए उसने सभी को नमस्ते की। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब यह क्या सोचेंगे, वो घबराए। तभी अवनी नरम स्वर में बोले, आप सब बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। पर आर्यन की नज़रें दोस्तों पर टिकी थी, उनको चेहरे को पढ़ने की कोशिश में। राकेश ने ठहाका लगाया, अवनी भाभी, आप तो सोचती होंगी कि आपके पति के दोस्त कितने बेकार हैं, शादी में भी नहीं आए और अब तक मिलने भी नहीं पहुंचे। पर इसमें हमारा कसूर नहीं। यह आर्यन ही था जो हर बार बहाने बनाकर हमें टालता रहा। कोई बात नहीं, कम से कम आए तो सही, कहकर अवनी रसोई की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वह चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और उपमा लेकर लौटी। खुशबू से कमरा महक उठा। अजय ने प्लेट उठाते हुए मजाक में कहा, भाभी, आप इंसान हैं या कोई सुपर वुमन? इतनी जल्दी यह सब कैसे कर लिया? अवनी हल्के से हंसी और बोली, आप लोग खाइए और बताइए कैसा लगा। सब लोगों ने अवनी के बनाए स्नैक्स की जमकर तारीफ की। पर जैसे ही अवनी रसोई में बर्तन रखने गई, दोस्तों से बात करते हुए आर्यन ने देखा कि उनके दोस्तों की पत्नियां इशारों इशारों में कुछ बातें कर रही थी। सोनाक्षी ने सीमा की ओर देखा और होठ सिकोड़ते हुए भौहें चढ़ाई। सीमा ने हल्के से फुसफुसाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर काव्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दरअसल वे अवनी की सांवली रंगत और पहनावे का मजाक बना रही थी। आर्यन भी शायद समझ गया था कि किस बारे में बात हो रही है। मन ही मन सोच रहा था, मैं भी क्या करूं? कितनी कोशिश की मैंने अवनी को अपनी ज़िंदगी से निकालने की, लेकिन अब तो गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा। सोच विचार उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रहे थे, लेकिन ऊपर से उसने सामान्य बने रहने का दिखावा किया। कुछ देर बाद जब सब निकलने लगे तो नरेश आर्यन को कोहनी मारते हुआ बोला, आर्यन तू तो लकी है यार, जो तुझे इतनी अनोखी बीवी मिली है। आर्यन समझ नहीं पाया कि नरेश बात में तारीफ थी या छिपा हुआ तंज। उसका मन उलझ गया। जाते वक्त दोस्तों ने उसे और अवनी को अपने अपने घर आने का न्योता देना शुरू किया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे जब फुर्सत मिलेगी हम चले आएंगे, पर हाँ, जब भी आएंगे खाना खाकर ही जाएंगे, यह पक्का है। तीनों तो आर्यन और अवनी के घर से विदा लेकर गाड़ी की ओर बढ़े। तभी अजय बोला, मुझे समझ नहीं आता, क्या आर्यन को गांव की लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए? सिटी में लड़कियां खत्म हो गई थी क्या? राकेश ने ठहाका लगाते हुए बात को आगे बढ़ाया, अरे इसीलिए तो आर्यन हमें घर बुलाने से कतरा रहा था। उसकी पत्नी हूर की परी जो है। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। इधर सबके जाने के बाद अवनी चुपचाप बिखरे का प्लेट समेटने लगी और आर्यन आराम से कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने कनखियों से अवनी को देखा। वह फुर्ती से घर को सहेज रही थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए। उसका दिल तो राहों पर खड़ा था। एक तरफ अवनी की मेहनत और सादगी उसे छू रही थी, दूसरी तरफ उसका पुराना गुस्सा उसे पीछे खींच रहा था। 2 महीने बीतने को थे। 2 दिन बाद दिवाली थी। आर्यन के मन में एक ख्याल कौंधा। शादी के बाद से उसने अवनी को कहीं घुमाया तक नहीं। वो हमेशा इन 4 दीवारों में सिमटी रही, चुपचाप उसकी बिखरी जिंदगी को जोड़ती हुई। पहली बार उसने अवनी पर दया सी आई। अवनी सुनो, 2 दिन बाद दिवाली है।
तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना। फिर हम मिठाई लेकर मेरे दोस्त के घर चलेंगे। बहुत दिनों से बुला रहे हैं, उन्हें दिवाली की मिठाई और उपहार भी दे देंगे और मिलना भी हो जाएगा। अवनी के हाथ एक पल को रुक गए। वह चौंक कर आर्यन की ओर मुड़ी और उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। शादी के बाद यह पहला मौका था जब आर्यन ने खुद से उससे बात की थी, वह भी इतने सहज लहजे में। सच उसके होठों से निकला और उसकी आवाज़ में हैरानी के साथ साथ एक बच्चे सी खुशी झलक रही थी। चेहरे पर एक खिलती मुस्कान लिए वो तेजी से कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर लौटी। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी सूट पहना था, बालों में पिन लगाई और कानों में झुमके पहने। वह सच संवर कर आई थी, जैसे इस पल को अपने लिए यादगार बना लेना चाहती हूँ। लेकिन आर्य ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। उसकी नज़रें ज़मीन पर टिकी थी। वह अपने भीतर की उलझन में जूझ रहा था। अवनी ने धीमे स्वर में कहा, चले? हाँ चलो, आर्य ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दोनों घर से निकले। बाजार से होते हुए वे राकेश के घर पहुंचे। आर्य ने डोर बेल बजाई, पर कोई आवाज़ नहीं आई। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अवनी ने हैरानी से कहा, यह तो खुला है। आर्य ने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा। अवनी उसके पीछे चली गई। अंदर रसोई से बर्तनों की खटपट सुनाई दी। आर्यन ने आवाज़ लगाई, राकेश। तभी राकेश रसोई से निकला। हाथ गीले थे। उसे देखकर आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, तो बर्तन ये धो रहा था? क्या हाल बना रखा है? इस पर राकेश ने उन्हें देखा और थोड़े झेंपते हुए कहा, अरे आर्यन, अवनी भाभी, आओ आओ, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? उसने जल्दी से सोफे पर बिखरे कागजों को समेटा और उन्हें बिठाया। कमरा अस्त व्यस्त था। मेज पर चाय के पुराने दाग, कोने में बिखरे कागज और हवा में एक हल्की उलझन। राकेश ने फीकी हंसी के साथ कहा, सोनाक्षी अपनी सहेलियों के साथ कीटी पर गई है और आज ही कमबख्त काम वाले भी नहीं आए। तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। वो जाने को हुआ, तभी अवनी ने पीछे से नरम स्वर में कहा, नहीं भैया, आप बैठिए, मैं बना लाती हूँ। वह रसोई की ओर बढ़े कि अंदर कमरे से राकेश के पिताजी हरिशंकर जी की थकी हुई सी आवाज़ गूंजी, बेटा मेरा दलिया बन गया क्या? बन गया हो तो दे देना। राकेश ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, बस बना देता हूँ पापा। अवनी ने मुड़कर कहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट का काम है, मैं बना देती हूँ। वह रसोई में चली गई। आर्यन और राकेश सोफे पर बैठे थे और आर्यन का मन अब भी अपनी उलझन में डूबा हुआ था। अवनी ने रसोई में कदम रखते ही एक अनुभवी गृहिणी की तरह काम संभाल लिया। उसकी उंगलियां बिना किसी हड़बड़ी के लेकिन गजब की तेजी और सलीके से हर चीज़ पर चल रही थी। उसने सबसे पहले चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फिर चाय की पत्ती, इलायची और अदरक डालते हुए दूसरी तरफ दलिए के लिए दूध उबालने लगी। ओपन किचन था, सामने ही बैठक थी, इसीलिए राकेश और आर्यन उसे काम करते हुए देख पा रहे थे। उसकी हर हरकत पर एक तालमेल था, न कोई तनाव, न कोई झिझक। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे रसोई उसकी अपनी हो। कुछ ही पलों में चाय से महक उठी और दलिए की सौंधी खुशबू रसोई से भर गई। उसने दलिया एक कटोरी में डाला और ट्रे में रखकर हरिशंकर जी के कमरे की ओर बढ़ गई। लीजिए चाचा जी, आपका दलिया। तुम कौन हो बेटी? उन्होंने नज़र का चश्मा लगाते हुए पूछा तो अवनी बोली, मैं बस 1 मिनट में आई, फिर आपको सब बताती हूँ। जल्दी से बाहर आकर उसने राकेश और आर्यन को चाय सर्व की और अपनी चाय भी उठाकर फिर उसी कमरे की ओर चली गई जहाँ बुजुर्ग प्रतीक्षा कर रहे थे। राकेश ने चाय की चुस्की लेते हुए गहरी सांस ली। आर्यन, बीवी हो तो अवनी भाभी जैसी। यार, मुझे तो सुबह से घर देखकर चक्कर आ रहे थे। काम वाली गायब, सोनाक्षी की पार्टी में, और मैं यहाँ बर्तनों से लड़ाई कर रहा था। उसने हल्की हंसी के साथ सिर झटकते हुए कहा, और इधर भाभी आई तो जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया। सब कुछ पलक झपकते सुलझ गया। थोड़ा रुककर राकेश की आवाज़ में तल्खी आ गई, मेरी मैडम को तो अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब ही नहीं। घर पर रहना तो सुहाता ही नहीं उसे। सारा दर दो दार काम वाली पर। वो ना आए तो घर जैसे युद्ध भूमि बन जाता है। आज हालात तो देख ही रहे हो। अगर अवनी भाभी ना होती तो चाय मिलना भी मुश्किल था। तभी अंदर के कमरे से अवनी और हरिशंकर जी की हंसने बोलने की आवाज़ें आने लगी तो आर्यन भी कमरे की ओर पीछे पीछे राकेश भी आया। यार, यह पहली बार मिल रही है ना पापा से? अवनी को पिताजी से बात करते देख राकेश ने फुसफुसाकर पूछा।
आर्यन ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, पहली बार ही आई है। कमाल है, राकेश ने विस्मिता होकर कहा। ऐसे घुल मिल गई है जैसे सालों की पहचान हो। मेरी बीवी को तो पापा से बात करने में आज भी संकोच होता है। आर्यन ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? हरिशंकर जी ने सिर उठाया, मुस्कुराए और बोले, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें अवनी जैसी पत्नी मिली है। कितनी समझदार और कितना अच्छा स्वभाव है। इतनी विनम्रता से बातें करती है कि किसी का भी दिल जीत ले। एक बात कहूँ, जिसे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर भूलते जा रहे हैं, वह आत्मीयता, वह अपनापन आज इस लड़की में देखा है मैंने। मेरे दिल को छू लिया है इस बच्ची ने। राकेश के घर से विदा लेकर अवनी और आर्यन अजय के घर की ओर बढ़े। अजय का अपार्टमेंट दूर नहीं था। कुछ गलियों पार करते ही वह लोग दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन अभी कदम ठीक से जमे भी नहीं थे कि अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें बाहर तक फट पड़ी। गुस्से से भरी कांपती हुई आर्यन और अवनी दोनों सहम कर ठिठक गए। उनके पैर जमीन से चिपक गए। अंदर से अजय की गरजती हुई आवाज आई। सीमा, यह क्या तमाशा है? कभी घर पर खाना नहीं बना सकती क्या? हर रोज जहरीला खाना बाहर से मंगवाना जरूरी है क्या? सीमा भी कम नहीं थी। आवाज में चुभन और चिड़चिड़ाहट भरकर बोली, हाँ तो क्या हो गया? बाहर से खाना आ जाता है तो आसमान टूट पड़ता है क्या? मुझे भी हक है आराम करने का। तुम क्या समझते हो, ऑफिस जाते हो तो दुनिया का सारा बोझ तुम ही उठाते हो? मैं सारा दिन घर पर कुछ नहीं करती क्या? हाँ करती हूँ ना, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हो, रोज अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर निकल जाती हो, आती हो तो मेरी महीने भर की तनख्वाह सिर्फ अपने कपड़े और मेकअप पर बर्बाद कर देती हो। अजय की आवाज़ अब और ऊंची हो चुकी थी। तुम चाहो तो सब कुछ मैनेज कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐशो आराम चाहिए। बच्चों की सेहत, उन्हें बाहर का तला भुना खिलाकर कितनी बार बीमार कर चुकी हो। पता भी है, घर का खाना ही सबसे बेहतर होता है। यह बात तुम्हारे भेजे में कब घुसेगी? सीमा तिल मिलाकर बोली, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे जीना है? मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। जैसे दिल करेगा वैसे जीऊँगी। अगर तुम्हें घर की पकी रोटियां ही चाहिए थी तो मुझे तलाक देकर किसी रोटियां बेलने वाली से शादी कर लो। मैं आज़ाद हो जाऊँगी। मैं भी इस रोज़ रोज़ के झंझट से फ्री हो जाऊँगी। बाहर खड़े आर्यन ने सांस खींची और नजरें चुराते हुए अवनी की ओर देखा। अवनी की आंखों में चिंता थी, पर वह शांत खड़ी थी। अब अवनी ने धीरे से पूछा। आर्यन ने पल भर सोचकर जवाब दिया, चलो बाद में मिलते हैं, अभी वक्त ठीक नहीं है। दोनों बिना आहट किए वापस मुड़ने ही लगे थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज़ गली में गूंजी और डिलीवरी वाला अपनी बाइक पर पहुंचा, हेलमेट उतारा और सीधे अजय के घर की बेल बजाई। आर्यन और अवनी ठिठक गए। सीमा ने झल्लाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने अवनी और आर्यन को देखकर कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन तुरंत उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। फिर हड़बड़ाहट में बोली, अरे आप दोनों, आइए आइए, अंदर आइए। उसकी आवाज़ में नकली उत्साह था, पर उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी। उसने अंदर की ओर मुड़कर चिल्लाया, अजय देखो तो कौन आया है हमारे घर पर। आर्यन उसे देखकर हैरान था। यह वह सीमा नहीं थी जो हमेशा सजी धजी चमकती हुई दिखती थी। आज बाल बिखरे थे, चेहरा बिना मेकअप के मुरझाया हुआ, और मटमेले से नाइट सूट में वह बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी जैसी आर्यन को याद थी। डिलीवरी वाले ने खाने का पैकेट थमाया और चला गया। सीमा ने हल्के से कहा, आइए ना बैठिए। आर्यन और अवनी हिचकते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर से अजय निकला, शर्ट की बाहें चढ़ी हुई, चेहरा गुस्से से लाल, पर उन्हें देखते ही वो ठिठक गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? यह ख्याल उसके दिमाग में बिजली सा कौंधा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे आर्यन, अवनी भाभी, आओ बैठो बैठो। उसकी आवाज़ में बनावटी गर्मजोशी थी और उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर भाग रही थी। आर्यन ने नजरें घुमाई। सोफे पर बिखरे कपड़े, बच्चों के खिलौने, मेज पर खाने के पुराने डिब्बे, एक कोने में मकड़ी के जाले तक दिख रहे थे। कमरा किसी जंग के मैदान सा लग रहा था। अजय ने जल्दी से कपड़े समेटते हुए कहा, बस थोड़ा सा बिखरा हुआ है। बच्चा शैतान है ना? पर उसकी हंसी खोखली थी, जैसे वह अपनी लाचारी को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन चुपचाप उसे देखता रहा।
पर उसका मन अतीत की गलियों में भटक गया। अवनी से पहले उसका अपना घर भी ऐसा ही बिखरा 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 रहता था। बेतरतीब किताबें, गंदे कपड़े और एक अनदेखी अव्यवस्था। लेकिन इन दिनों में अवनी ने उसके घर को न सिर्फ सहेजा बल्कि एक सलीके से सजाया था। हर चीज़ अपने ठिकाने पर, हर कोना साफ और सुंदर। अब अजय का यह घर उसे किसी तूफान से उजड़े मैदान सा लग रहा था और अवनी की मेहनत की कीमत उसके मन में पहली बार झलक रही थी। उसकी नज़रें सीमा पर ठहर गई। बिना सजी धजी उसका चेहरा थका हुआ, मुरझाया और भद्दा दिखाई दे रहा था। मटमैले नाइट सूट में वो कितनी अजीब सी लग रही थी। अभी अभी तो अजय पर चीख रही थी। तीखे ताने उसकी जुबान से बिना रुके निकल रहे थे। आर्यन ने अनायास अवनी की ओर देखा। वह कितनी सभ्य थी, कितनी संस्कारों वाली। उसकी बातों में शालीनता, कपड़ों में सलीका और घर को संभालने में एक अनोखा हुनर। उसमें घमंड का एक कतरा भी नहीं था। फिर भी उसकी हर हरकत में एक गरिमा थी। सीमा की यह बेतरतीबी और अवनी की यह सादगी, आर्यन का मन एक तुलनात्मक भंवर में डूब गया। सीमा ने कहा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वह रसोई की ओर बढ़ी और अजय उसके पीछे चला गया। अरे सिर्फ चाय, कुछ तो ख्याल करो। कुछ पकोड़े वकोड़े तल लेती तो मेहमानों को अच्छा लगता। अजय बोला तो सीमा का जवाब तुरंत आई, जो चाहिए बाहर से ऑर्डर कर दो, अभी मुझसे कुछ नहीं बनने वाला। उसकी आवाज़ में झुंझुलाहट थी। अजय ने गुस्से से पलट कर कहा, तुमसे कहा कुछ बनता है, बस बहाने बनते हैं। उनकी यह बहस धीमी थी लेकिन बाहर तक सब सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा चाय के 2 कप और अजय नूडल्स के 2 बाउल लेकर बाहर आया। वही नूडल्स जो फूड डिलीवरी ऐप से मंगवाए गए थे। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, अगर सीमा की जगह अवनी होती तो अब तक बिना कुछ कहे सब तैयार कर देती। घर में नमकीन, भजिया, मठरी सब बनाकर रखती है। जो भी खाता है तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। चाय खत्म हुई। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उन्होंने विदा ली। बाहर निकलते ही अवनी ने हल्के स्वर में पूछा, थक गए? आर्यन मुस्कुराकर बोला, नहीं, कुछ सोच रहा था बस। अच्छा, अब नरेश के घर चले? जैसा आप कहे, अवनी ने जवाब दिया। लेकिन एक बार कॉल करके उसे बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। कहते हुए आर्यन ने जेब से मोबाइल निकाला और नरेश को कॉल की मिलाया। हेलो नरेश, दूसरी ओर से थकी सी और बूझी आवाज़ आई। हाँ बोल आर्यन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद नरेश ने कहा, अब क्या बताऊँ यार, काव्या चली गई है लड़ झगड़ कर। 15 दिन से मायके में बैठी है। अब मैं उसे मनाने ही जा रहा हूँ। आर्यन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फ़ोन उसके हाथ में था लेकिन उसके चेहरे का रंग उतर गया। क्या? ये कब हुआ? छोटी छोटी बातों पर झगड़ते झगड़ते अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं। वापस आने के बाद बात करता हूँ। नरेश की आवाज़ टूटने लगी थी। आर्यन ने फ़ोन काट दिया। अवनी ने गौर से उसका चेहरा देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, उसकी बीवी 15 दिन से मायके में है, झगड़कर चली गई है और वह उसे मनाने जा रहा है। यह सुनकर अवनी भी हैरान थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच चुके थे। इनकी थकान अब पीछे छूट चुकी थी और घर की 4 दीवारी में एक अनजाना सुकून पसर गया था। आर्यन कमरे में चुपचाप बैठा था। उसका मन एक सात समंदर सा ठहरा हुआ था। उसकी नज़रें अवनी पर टिकी थी। आज पहली बार आर्यन उसे ध्यान से देख रहा था। उसने गौर किया, अवनी उतनी सांवली नहीं थी जितना वह अब तक सोचता रहा। उसकी आंखें झील सी गहरी थी जिनमें एक सादगी दे रही थी और उसकी मुस्कुराहट में एक पवित्रता थी जो बिना शब्दों के दिल को छू लेती थी। सबसे खास था उसका हृदय जो प्यार से भरा था, जिसे उसने कभी महसूस करने की कोशिश तक नहीं की थी। आर्यन ने अपने सिर पर हाथ मारा और बुदबुदाया, कितना बड़ा गधा था मैं। इतना कुछ था इसमें, यह रूप, यह गुण, और मैं अंधा बनकर उसकी रंगत को कोसता रहा। उसका मन अपने विचारों से लड़ रहा था। सोचने वाली बात
यह है, अगर गोरा रंग ही सुखी वैवाहिक जीवन की कुंजी होता तो मेरे तीनों दोस्त आज दुनिया जहान की खुशियों के मालिक होते। उनकी सजी धजी दुनिया तो बिखर चुकी है, और यहाँ मेरी अवनी कितनी शालीन है और कितनी सशक्त भी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी नम्रता है जो आजकल महिलाओं में विरले ही मिलती है। अवनी कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ी ही थी। आर्यन ने अचानक प्यार भरे स्वर में कहा, रुक जाओ, यही पहने रखो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, बहुत फब रहा है। उसकी आवाज़ में एक अनकहा प्यार था। इसने अवनी के कदमों को रोक दिया। वह हैरानी से मुड़कर उसे देखने लगी। शादी के बाद यह पहला मौका था जब आर्यन ने उसे इस तरह से बात की थी, इस तरह उसे देखा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और होठों पर एक मुस्कान खिल गई। आर्यन ने आगे कहा, वैसे ये सूट कब लिया तुमने और कहाँ से? अवनी ने धीरे से पूछा, आपको पसंद आया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज़्यादा, दिल करता है इसे बनाने वाले के हाथ चूम लो। अवनी की आंखों में एक शराफत चमकी। उसने कहा, कहीं से लिया नहीं, यह मैंने अपने हाथों से बनाया। आर्यन सन रह गया। उसने गुलाबी सूट पर सुनहरी कढ़ाई को गौर से देखा। क्या? उसकी आवाज़ में हैरानी थी। हाँ, अवनी ने हल्के से सिर हिलाया। सारा दिन घर पर बोर हो जाती थी तो यही करने बैठ जाती थी। फिर उसने झट से अपने दोनों हाथ आर्यन के सामने कर दिए। आर्यन उसकी इस मासूम हरकत पर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अवनी भी खिलखिलाकर हंसने लगी। अवनी की हंसी में जो मिठास थी वह आर्यन को भीतर तक छू गई। वह पल जैसे किसी टूटे हुए रिश्ते में फिर से सांसें लौट आई हो। आर्यन ने उन हाथों को थामा, धीरे से, स्नेह से और अपराध बोध से कहा, मैंने बहुत देर कर दी ना, खूब खुशफहमी में रहा। अवनी की आंखें नम हो गई, मगर होठों पर वही मीठी मुस्कान थी। नहीं, वक्त पर लौटे हो, यही सबसे बड़ी बात है। बाहर रात उतर रही थी, पर घर के भीतर पहली बार रोशनी फैली थी। एक नई सुबह आने से पहले एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, खूबसूरती इंसान के रंग रूप में होती है या इंसान के गुणों में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।